गाइस कॉल आ जाता है फिर मेरा पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। सेम क्विक रिकैप गाइस, नीली क्रांति 1859 में बंगाल में आई थी हमारे भारत में, तथा 1827 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन आयोग को भेजा, जिसका भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि इसमें भारत की तरफ से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। नवंबर 1927 को साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया तथा फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को भारत में लागू किया गया। ओके, अब हम आपको बता रहे हैं वीर शैव आंदोलन कहाँ से आया। वीर शैव आंदोलन कर्नाटक से चलाया गया था। इसकी स्थापना बसावना, अल्लम प्रभु, अक्का महादेव साथ में थे। इसकी स्थापना जो हुई थी कर्नाटक से हुई थी, वीर शैव की स्थापना, जिसमें उसके साथ उनके भागीदारी थे बासवना, अल्लामा प्रभु, अक्का महादेव। गाइस मैं देख देख के भी पढ़ा सकती हूँ क्योंकि अभी मैं 32 ईयर्स ओल्ड हो गई हूँ। मेरा पढ़ाई का लेवल बचपन से ही अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मुझसे जितना बन पाता है उतना मैं करती हूँ। मेरी बेबी भी मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत एक्टिव है, फिज़िकल एक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अभी उसको भेजा है उसके सिस्टर के पास ऊपर, इसलिए मैं चाह रही थी थोड़ा मैं अपना पढ़ाई कर लूँ। विश्व रैव कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था। विश्व रैव वीर शैव आंदोलन की स्थापना बासवना ने की थी और इनके जो साथी थे अल्लामाना प्रभु, अक्का महादेवी इनके साथी थे। सभी प्राणियों की समानता के बारे में बताया गया है। विश्व वीर शैव आंदोलन में जाति तथा नारीवादी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। वीर शैव में सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी माना गया है। ओके गाइस, जो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, वीर शैव आंदोलन जो है वो कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था और 1927 कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था। ओके गाइस, कब हुआ था ये, इसका कोई सन नहीं है। जो वीर शैव आंदोलन स्टार्ट किया गया था कर्नाटक से, उसमें उनके सहयोगी थे, 3 सहयोगी थे जो बासवना, अक्का प्रभु, अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु थे। और जो वीर शैव आंदोलन था, वीर शैव आंदोलन जब स्टार्ट किया गया तो उसमें सभी प्राणियों को समानता दी गई थी, नारीवादी को समानता दी गई थी, नारीवादी के प्रति विचारधारा अपने प्रति उनके व्यवहार को अच्छे से तर्क किया गया था। सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। वीर शैव आंदोलन बसवान्य से संबंधित है, वारकरी संप्रदाय पंढरपुर से संबंधित है, संत तुकाराम अभंग से संबंधित है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत बंगाल में आई थी, उस समय बंगाल का नवाब था रॉबर्ट, मुझे बंगाल का था जो नवाब था वो था अपना रॉबर्ट क्लाइव। सॉरी गाइस, मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं आप लोगों को कितनी फिनिशिंग नहीं दे सकती क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं अपने आप को देख देख के ऐसा बता रही हूँ कि मैंने याद किया है, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है। 1857 की क्रांति, 1857 में जो क्रांति आई थी उसमें नाना साहब ने कानपुर से लड़ाई की थी। जैसे ये जो नाना साहब जी है वो बाजीराव के उत्तराधिकारी थे, पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी थे। और अपने कानपुर शहर से नाना साहब जी ने लड़ाई लड़ी थी 1857 के विद्रोह की। बिहार से कुंवर सिंह जी ने लड़ी थी और लखनऊ से लड़ी थी, लखनऊ से शायद खान बेगम खान जी ने लड़ी थी, लखनऊ से लड़ी थी बेगम हजरत मोहम्मद जी ने, और कानपुर से नाना साहब ने, बिहार से कुंवर सिंह ने, बरेली से खान बहादुर खान ने ये लड़ाई लड़ी थी। और गाइस 1820 में थॉमस मुंड्रो ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी रीजन बोल सकते हैं, रैयतवाड़ी सेटलमेंट बोल सकते हैं, वो भारत में लेकर आया था थॉमस मुंड्रो में। तथा बंगाल को दीवानी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में स्वीकार कर लिया था। और स्थायी बंदोबस्त के तहत 3 शहरों को शामिल किया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें कि एक टैक्स की राशि एक निश्चित रूप से तय कर दी गई थी,
जो ये हमेशा जमींदार लोगों से टैक्स लेते थे। स्थायी बंदोबस्त 3 शहर में लागू किया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। उस समय जितना ये स्थायी बंदोबस्त दिया है वो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लेके आए थे 1973 में। ओके गाइस, मैंने पढ़ा था अभी हम्पी जो है कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन में है। हम्पी की दीवारों में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, ब्लॉक बना के उसको ऐसे तरीके से जोड़ा है कि कभी वो टूट नहीं सकता, बट में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। हम्पी में महानवमी का उत्सव मनाया जाता है। अभी तक तो मैंने इतना ही पढ़ा है गाइस। जितना मुझे जहाँ से समझ में आता है उतना मैं पढ़ते जाती हूँ। मैं ये अपने क्विक रिवीजन के लिए बना रही हूँ, और मुझे ऐसा कोई शेम नहीं है कि कौन मुझे कैसे जज करता है, क्योंकि पूरी दुनिया बैठी है जज करने के लिए गाइस। इसलिए कौन आपको किस तरीके से जज कर रहा है ये आप माइंड मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे लोग तब भी आपको जज करेंगे। तो आज मैं थोड़ा सिविक्स पढ़ी थी, उसका एक रिकैप रिवीजन मैंने लिखा है, आपको बता देती हूँ गाइस। राज्यसभा में 250 सीट होती है, जिसमें से सिर्फ पाँच पद खाली रहते हैं। 245 सीट होती है राज्यसभा में। लोकसभा में 543 सीटें होती हैं, राज्यसभा में 245 सीटें होती है, और लोकसभा में 543 सीटें होती है। जस्ट राज्यसभा का डबल। जैसे राज्यसभा में सिर्फ 245 सीटें हैं, लोकसभा में 543 सीटें हैं। राज्य भाषा में चेयरमैन होता है। राज्यसभा जो होती है उसमें चेयरमैन होता है। राज्यसभा में चेयरमैन होता है। जो राज्यसभा की सीटें हैं 245 है, उसमें चेयरमैन होता है। लोकसभा की सीट है 543 है, उसमें लोकसभा में स्पीकर होता है। लेकिन राज्यसभा कभी रिटायर नहीं होती। इसमें जो मेंबर होते हैं वो 6 साल तक के लिए होते हैं। राज्यसभा 245 सीट होती है, इसमें चेयरमैन होता है, इसमें कभी कोई रिटायर नहीं होता। जो भी मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं। राज्यसभा में 1/3 भाग हर साल रिटायर होते हैं। जो उसके मेंबर हैं, राज्यसभा के 245 मेंबर जो है वो 6 साल तक के लिए होते हैं, और 1/3 भाग उसका हर साल रिटायर होता है। तो राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। ओके, राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, तथा इसे 25 साल के ऊपर तक की आयु के लोग उसके सदस्य बन सकते हैं। वैसे ही लोकसभा में 543 सीटें होती हैं। लोकसभा में स्पीकर होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक होता है। इस 543 सीटें होती हैं। लोकसभा में रिजर्वेशन होता है। जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं गाइस, उसमें से जो आपकी एसटी और एससी के लिए सीटें होती है, राज्यसभा में एसटी और एससी के लिए कोई सीटें नहीं होती है। उसका 245 जो सीटें होती है वो पूरे मेंबर्स के लिए होती है। 245 और लोकसभा में 543 सीटें होती है, जो एसटी एससी के लिए बटी होती है। एससी के लिए आपको 84 सीटें हैं, और एसटी के लिए आपको 17 सीटें हैं। एससी के लिए 84 सीट्स हैं, और एससी के लिए 17 सीट्स हैं। मैं क्या है थोड़ा चेंज कर करके पढ़ती हूँ। जैसे अभी मैंने पढ़ा है कुछ में ज्योग्राफी। रोशनी का जो घेरा रहता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, रोशनी हमको धूप से आती है, वो एक गोले से आती है। एक चांद जैसा हमको रात को दिखता है वैसे दिन में भी एक चांद होता है। जो रोशनी का घेरा होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, दिन और रात को विभाजित करता है। जैसे ये आज चांद गोल घूमता है। जब चांद सूर्य की तरफ होता है तो हमको प्रकाश आता है, जब चांद नीचे की तरफ घूम जाता है तो हमें रोशनी नहीं मिलती, अंधेरा होता है। अक्षांश रेखाएं जो होती है वो समांतर और क्षैतिज होती है। कर्क रेखा 23 1/2 23 डिग्री से नॉर्थ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो होती है वो 23 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। मकर रेखा 23 डिग्री और साउथ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। मकर रेखा 23 डिग्री साउथ से होकर गुजरती है। आर्कटिका वृत्त 66 डिग्री नॉर्थ पे है, और अंटार्कटिका वृत्त 66 डिग्री साउथ पे है। ओके गाइस, मैं फिर से बताती हूँ। कर्क रेखा जो होती है वो 23 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। 23 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और मकर रेखा जो होती है 23 डिग्री साउथ से होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त जो होता है वो 66 डिग्री नॉर्थ पर होता है। अंटार्कटिका वृत्त जो होता है वो 66 डिग्री साउथ पे होता है। रूस के पास 11 टाइम जोन है। जैसे अपने इंडिया में एक ही टाइम जोन है अपना इंडिया का, वैसे ही रूस के पास 11 टाइम जोन है।
पृथ्वी जब घूम कर आती है 24 घंटे पूरा कर लेती है, पृथ्वी दिवस कहलाता है। जब पृथ्वी घूम कर आती है 24 घंटे अपना पूरा कर लेती है, वो पृथ्वी दिवस कहलाता है। विश्व इक्विनॉक्स के बारे में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये सिर्फ 2 ही दिन हैं जो सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो होती हैं वो विषुवत पर सीधी पड़ती है। पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं, इसे विषुवत कहा जाता है। विषुवत किसे कहा जाता है? जब पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं उसे विषुवत कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को ये 2 दिन हैं जिनकी सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर। वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह होता है। वन्यजीव वाइल्ड लाइफ डे अक्टूबर। बोलिए मेरे साथ, वाइल्ड लाइफ डे, वन्य जीव डे अक्टूबर महीने में होता है का पहला सप्ताह। दुनिया का सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, मौसिन राम। मैंने भी बचपन से यही पढ़ा है कि चेरापूंजी में होती है, पर एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में मेघालय मौसिन राम एक जगह का नाम है। मेघालय में ये मौसिन राम करके एक जगह पड़ती है जहाँ पे दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। आईने अकबरी अकबरनामा ने लिखा था। आईने अकबरी और अकबरनामा ये अकबर ने लिखा था। आईने अकबरी लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। सॉरी, अकबरनामा अकबर ने लिखा था, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। इसमें अकबर प्रशासक की जानकारी मिलती है। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन का समय रात का समय बराबर होता है उस पर इक्विनॉक्स कहते हैं। जब दिन का समय और रात का समय बराबर होता है उस इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स मतलब गाइस, हम इसको इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं, हिंदी में विषुवत बोलते हैं। जब दिन और रात समान हो जाती है, और सूर्य की किरणें विषुवत पर पड़ती है तो उस दिन, उसी को आप अपन इक्विनॉक्स बोलते हैं। विषुवत दिन ही कहा जाता है जो 21 मार्च और 23 सितंबर को वो दिन आता है। और सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है गाइस। आज मैंने इतना ही पढ़ा है, अभी मैं एक नया स्टार्ट करूँगी पढ़ना, फिर मैं आपको एक क्विक रिकैप रिवीजन कराऊंगी। वैसे तो पढ़ती तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है लिख लेना चाहिए, पढ़ाने वाले जो मुझे बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको मैं मार्क करके लिख लेती हूँ, जो मैं अभी वीडियो बना लेती हूँ। फिर जब भी मुझे समय मिलता है, या मैं किसी पार्टी में रहती हूँ, या फिर मैं कार में बैठे रहती हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ जहाँ मुझे कॉन्सेंट्रेशन दे के पढ़ाई करनी हो और मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे सकती, तो मैं खुद की वीडियोज़ देख लेती हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।